जब अपना ही खून अपने ही माँ बाप को नज़रअंदाज करने लगता है, दरकिनार करने लगता है, तब 70 साल के गोविंद पाठक को जो सीख मिलती है, उससे समाज ने भी कुछ तो बोध लेना चाहिए। आजकल के युवाओं के कारण ये समस्या एक दूसरे की नहीं रह जाती, पूरे समाज की बन जाती है। ये कहानी है 70 साल के बूढ़े गोविंद पाठक की, पूरे जीवन का हिसाब मांगने वाले बाप की, कोर्ट के सामने अपने हक के लिए लड़ने वाले बड़े बुजुर्ग की। इसी के साथ में ये कहानी उसकी पत्नी सुहास पाठक की है, उसका बेटा अभय, उसका परिवार और आजकल के सारे युवाओं की ये कहानी देखने को मिलती है। आज तक बहुत सारे सिनेमा के माध्यम से समाज का वास्तव पर्दे पे लाने वाले महेश मांजरेकर इस बार जूनो फर्नीचर इस फिल्म द्वारा समाज के बिगड़े हुए हालात समाज को ही आईने की तरह दिखाने की कोशिश की गई है। स्टोरी टेलिंग में और प्रेजेंटेशन में सामाजिक परिस्थिति का पूरी तरह से असर देखने को मिलता है। हर एक किरदार को हो सके उतना बोल दिखाने की कोशिश की गई है। या सामाजिक परिस्थिति का, सामाजिक प्रश्नों का जो महाबखेड़ा खड़ा हो गया है, उसी बात को ये फिल्म ठीक तरीके से पॉइंट आउट करती है। हम अपने ही बच्चों को खा पिलाकर बड़ा करते हैं, समझा बुझाकर समाज के आगे रहने लायक बनाते हैं, पढ़ाते हैं, कमाने लायक बनाते हैं, इतना सक्षम बनाते हैं कि वो खुद की ज़िंदगी खुद के तरीके से जी सके, खुद का दुख छुपाकर उनके ही सुख में खुद का सुख ढूंढते हैं। ऐसी सोच रखने वाले माँ बाप के लिए उनके बच्चे ही पहले प्रायोरिटी होते हैं। जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके ही माँ बाप उनके लिए एक लायबिलिटी के सिवा कुछ नहीं रह जाते हैं। ये और ऐसे बहुत से रियल फैक्ट बताते हुए गोविंद पाठक अपने बेटे के ऊपर कोर्ट में ये आरोप करते हैं कि उनके बेटे के कारण ही उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। उनके बेटे का इग्नोरेंस ही इस बात के लिए पूरी तरह से कारणीभूत है, ऐसा उन्हें लगता है। जब हम अपने बच्चों को अपने हैसियत से बाहर जाकर अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में पढ़ाते हैं, बड़े बड़े स्कूलों की महंगी महंगी फी भरते हैं, वही बेटे बड़ा होने के बाद में अपने माँ बाप की जवाबदारी से पूरी तरह से मुंह फेर लेते हैं। इसी बात को पॉइंट आउट करने के लिए गोविंद पाठक अपने बेटे से कोर्ट में 4,72,86,100 रुपये की भरपाई की मांग करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले यही प्रश्न उपस्थित होगा कि इतनी रकम क्यों और किस कारण से, इसके पीछे का क्या कैलकुलेशन है, क्या लॉजिक है, इसे फिल्म में ही देखना बेहतर हो सकता है। कोर्ट में जो दलीलें पेश की जाती है, जो युक्तिवाद किया जाता है, उसी के साथ में फिल्म की पटकथा भी वेल डिजाइन देखने को मिलती है। कहानी और किरदारों का आपस में मेल मिलाप बनाकर रखने के लिए, उस किरदार के आजू बाजू की वातावरण निर्मित करने के लिए जिन घटनाओं का सहारा लिया गया है, जिन समस्याओं को पॉइंट आउट किया गया है, वो फिल्म की वातावरण निर्मित के लिए सच में कारगर साबित होते हैं। वैसे तो फिल्म का आधा हिस्सा रेगुलर कहानी की तरह ही ट्रेजिक मोड में चलता रहता है, लेकिन फर्स्ट हाफ के बाद में फिल्म की कहानी जिस तरह से टर्न लेती है, उससे सिनेमा देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। महेश मांजरेकर ने गोविंद पाठक की हर एक बारीकी को ठीक से पकड़ने की कोशिश की है, जैसे कि हंसने का तरीका, चेहरे के हाव भाव, चलने की और बोलने की स्टाइल। इन छोटी छोटी बारीकियों को ठीक से लेने के कारण ही ये किरदार देखने लायक बनता है। महेश मांजरेकर के फिल्मी करियर में ये किरदार सबके ऊपर रहने वाला है। इस किरदार द्वारा उन्होंने अपने अभिनय कौशल को भी ठीक तरीके से निखार लिया है। सुहास पाठक की भूमिका में मेधा मांजरेकर, बेटा और बहू की भूमिका में भूषण प्रधान और अनुषा दांडेकर, वकील की भूमिका में गिरीश ओक, न्यायमूर्ति की भूमिका में सचिन खेड़ेकर अपनी अपनी भूमिकाएं ठीक तरह से निभाते हुए नजर आते हैं। प्रोडक्शन डिजाइन और कला निर्देशन पे बहुत बारीकी से ध्यान दिया गया है, ऐसा लगता है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत बढ़िया है, कहीं पे भी हम कैमरे से फिल्म को देख रहे हैं ये एहसास नहीं होता है। संगीतकार हितेश मोडक का संगीत आपको बहुत सारी जगह पे साइलेंट कर जाता है, और यही बात इस फिल्म के लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट की तरह देखी जा सकती है। जो प्रश्न ये फिल्म उठाती है उसके प्रति आप थोड़ा भी सोचिए, एक दूसरे के साथ में अपने माँ बाप से इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। यही बात इस फिल्म के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखी जा सकती है। जूनो फर्नीचर ये मूवी आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा ये रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रिव्यू के साथ में और एक नई फिल्म के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।